हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास गुप्ता आप लोग का स्वागत करता हूं गुप्ता टेक्निकल 7.0 में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अमोनिया के बारे में। ठीक है, अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है हैबर प्रोसेस के द्वारा इंडस्ट्री में, और इसकी फ्लो शीट के बारे में देखेंगे और अमोनिया की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इससे पहले ये बता दें कि केमिकल टेक्नोलॉजी की जो डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग में है, केमिकल टेक्नोलॉजी की सीरीज चालू किए हैं। इसमें एक करके सारे फ्लोशीट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आगे भी अन्य फ्लोशीट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि जो भी है हमारा केमिकल टेक्नोलॉजी की फ्लोशीट वो सीरीज में आपको एक जगह मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अमोनिया के बारे में। तो अमोनिया को देख लेते हैं कि इसका जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है, NH3 है। अमोनिया की जो केमिकल फार्मूला है क्या है, NH3 है। क्या है, अमोनिया एक इनऑर्गेनिक नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन 82% पाया जाता है। यह पौधों के लिए क्या है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट है। जो पौधों के लिए प्राइमरी न्यूट्रिएंट क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटेशियम होता है। तो इन तीनों प्राइमरी न्यूट्रिएंट में एक नाइट्रोजन होता है जो कि अमोनिया में पाया जाता है। अमोनिया में 82% पाया जाता है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इससे क्या होता है, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर को प्लांट में डालने से जो प्लांट्स होते हैं यानी कि पौधे होते हैं वो हरा भरा रहता है और अर्ली ग्रोथ होता है, यानी कि उनका ग्रोथ रेट जो होता है वो जल्दी जल्दी होता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है उनका जो ग्रोथ रेट है पौधों का। ठीक है, तो ये है, इसमें जो है 82% नाइट्रोजन पाया जाता है। फिर भी ये हमारे भारत में फर्टिलाइजर के रूप में डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता है, बल्कि इसका उपयोग यूरिया बनाने के लिए किया जाता है, नाइट्रिक एसिड या फिर और कई सारे केमिकल हैं जिनके बनाने के लिए इसका अमोनिया का यूज किया जाता है। ये अमोनिया हमारे भारत में इसलिए नहीं किया जाता है उपयोग, क्योंकि हमारा जो भारत की जो क्या कहते हैं कि एटमॉस्फेयर है वो उष्णकटिबंधीय है। ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय यानी कि जो हमारे यहाँ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है ना 20-25 के आसपास रहता है, 30 रहता है। और चूंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना अमोनिया का, ये बॉइलिंग पॉइंट है -33.3 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये जो है वो जैसे ही अगर हम पौधों में डालेंगे तो ये माइनस में इसका बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि तुरंत ये वेपोराइज हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए ये हमारे पौधों के लिए उतना उपयोगी नहीं है। और दूसरा क्या है कि जो इसका ऑर्डर है ना, ये स्ट्रॉन्ग पंजेंट ऑर्डर है, यानी कि बहुत ही तीक्ष्ण गंध इसमें आती है। इसकी जो स्मेल है, और इससे क्या है, घुटन होने लगती है। इसकी जो वेपर लगता है आदमी को घुटन सी होने लगती है, और बाकी आँख है उसमें से आंसू वगैरह गिरने लगता है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं फर्टिलाइजर के रूप में, इसको अलग अलग केमिकल बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, इसकी मेल्टिंग पॉइंट देखें अमोनिया की तो -77.7 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि -77 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो अमोनिया है वो ठोस अवस्था में आएगी। ठीक है, डेंसिटी, इसका डेंसिटी का है तो देखिए, अगर इसकी बॉइलिंग पॉइंट देखें यानी कि -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसके जो देखिए डेंसिटी कितना है तो 0.86 ग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब में ये गैसियस स्टेज में है होगा, और 0.86 kg। ठीक है ना, इसका डेंसिटी है। इसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, 0.73, यानी कि इसका जो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेंगे ना इसकी डेंसिटी क्या है, घटती जाएगी, क्योंकि जो है इसका ये वेपर बनने लगेगा और ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है ना, इसके लिए इसकी डेंसिटी क्या है, टेम्परेचर के साथ वेरी करती जाए। और सॉल्युबिलिटी की बात कर लें तो ये पानी में बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल है। इसके अलावा ईथर में भी सॉल्युबल है, और हाइड्रोकार्बन है, क्लोरोफार्म है, इन सब मेथेनॉल वगैरह है। ठीक है, एथेनॉल है, इसमें भी सॉल्युबल है ये अमोनिया। लेकिन ये वाटर में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है, और इसको देखें तो 530 ग्राम पर लीटर। अगर जो वाटर है, वाटर की जो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस है, तो 530 ग्राम 1 लीटर पानी में 530 ग्राम अमोनिया रिजॉल्व हो जाएगा। और उसकी टेम्परेचर 5 डिग्री और राइज कर दें, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर ले ले तो उसमें जो अमोनिया है 320 ग्राम पर लीटर हुआ। यानी कि जो टेम्परेचर पानी का जितना टेम्परेचर कम रहेगा ना, अमोनिया की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, और टेम्परेचर जैसे जैसे राइज करेंगे हम वाटर की, वैसे वैसे इसकी अमोनिया की सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो कम होती जाएगी। ठीक है, NFPA डायमंड अगर देखें यानी कि नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, तो ये क्या है, रेड वाले, रेड में क्या है एक लिखा रहता है, यानी कि
ये बहुत ही कम फ्लेमेबल है, ठीक है ना। इसका जो फ्लैश पॉइंट है वो लगभग 100 से ऊपर है, ठीक है। और इसका जो ये हेल्थ के लिए ज़्यादा हज़ार्डस है। ये ब्लू वाला है ना, ये हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये 3 है, यानी कि ये हमारे हेल्थ के लिए अमोनिया बहुत ही डेंजरस है। और ये येलो मतलब 0, यानी कि ये इसकी रिएक्टिविटी है वो नहीं है, ठीक है ना। और वाइट वाले में CO लिखा है, यानी कि जो मटेरियल है वो कोरोसिव है, ठीक है। NFPA के बारे में अगर पूरा डिटेल जानना है कि NFPA क्या होता है, तो इसका जो लिंक है इस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं NFPA के बारे में, ठीक है। और इसकी मॉलिक्यूलर वेट का है तो ये 17 होती है, क्योंकि देखिए ये है नाइट्रोजन, यानी कि इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, यानी कि +3, तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये 17 हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर वेट अमोनिया का। अपीयरेंस का है, यानी कि देखने में कैसा रहता है, तो ये क्या है, कलरलेस गैस। ये अमोनिया का जब रिसाव हुआ ना, यानी लीक होगा, तो इसकी कलर कोई नहीं होती है, इसलिए ये विजिबल नहीं होगी, हम देख नहीं पाएंगे इसको नग्न आँखों से। ये गैसियस स्टेज में रहेगी। बस इसको पता कैसे चलेगा, इसकी गंध से पता चलेगी और आँखों से आंसू आने लगेगा, इससे पता चलेगा कि हाँ अमोनिया का लीक हुआ है। बाकी इसके डिटेक्टर वगैरह भी रहते हैं कंपनी में, ठीक है। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन फेरस कैटेलिस्ट के, यानी कि आयरन कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में और मोलिब्डेनम वर्धक के प्रेजेंस में अमोनिया का रिएक्शन होता है 2NH3, यानी कि अमोनिया बनाता है। और ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, ठीक है ना। इसके रॉ मटेरियल की बात करें कि अमोनिया को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, तो देखिए नाइट्रोजन चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है ना। 1 मोल नाइट्रोजन चाहिए और 3 मोल ये हाइड्रोजन चाहिए। इस रेशियो में हम रिएक्टर में इसको फीड करते हैं हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे। इसकी बात हम जस्ट अभी फ्लो शीट में करने वाले हैं, पूरे डिटेल में देखेंगे कि कैसे बनता है, ठीक है। तो ये हमारी नाइट्रोजन है, ये एयर से प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। इजीली एयर हमें अवेलेबल रहता है, तो एयर से हमें नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। इसमें एयर में क्या रहता है, मेनली नाइट्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और आर्गन रहता है। तो अभी देखेंगे फ्लो शीट में कि आगे इसको नाइट्रोजन के छोड़ के बाकी सारे जो गैसेज है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और हाइड्रोजन की बात करें तो ये सिंथेटिक गैस से लेते हैं, सिंथेटिक गैस से हमारा हाइड्रोजन की पूर्ति हो जाती है। इसमें क्या है, मीथेन और हाइड्रोजन, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ये हमारा बनता है CO+3H2, ठीक है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है, ये इसको हम कहते हैं, ये है सिंथेटिक गैस। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ये हमें हाइड्रोजन की पूर्ति के लिए सिंथेटिक गैस ले रहे हैं, यानी कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है। तो इसको भी हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, रिएक्टर में नहीं जाने देंगे। और बाकी रिएक्टर में सिर्फ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जाएगा। और उसमें रिएक्टर में पहले से हम फेरस की कैटेलिस्ट रखे रहेंगे, उसमें फीड रहेगा, मौजूद रहेगा। और उसके प्रेजेंस में 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है और 100 से 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। और वहाँ पे हमारा रिएक्शन होता है अमोनिया का। तो चलिए हम देखते हैं फ्लो शीट में कि अमोनिया कैसे कैसे प्रोसेस होता है अमोनिया का। तो आइए देखते हैं कि अमोनिया को कैसे बनाया जाता है हेबर प्रोसेस के द्वारा, ठीक है ना। ये है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए हमें, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है इसको मेनली हम सिंथेटिक गैस के द्वारा ले लेते हैं, या फिर नेचुरल गैस, या फिर कोल है उसका रिफॉर्मिंग प्रोसेस के द्वारा हाइड्रोजन वहाँ से निकालते हैं, वो हाइड्रोजन ले लेते हैं। और नाइट्रोजन के लिए यहाँ पे एयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसका जो रेशियो है ना, 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन, इस रेशियो से हम ले लेते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। और इसको कंप्रेसर के माध्यम से इसमें कंप्रेस करते हैं, क्योंकि जो हमारी रिएक्शन होगी ना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे होगी। यहाँ पे देखिए ये है रिएक्शन में 100 से 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्रेसर के माध्यम से हम 100 से 1000 ATM, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसको हम कंप्रेस करेंगे। अभी यहाँ पे हम कंप्रेस किए कंप्रेसर के माध्यम से, तो यहाँ पे जो कंप्रेसर में ऑयल वगैरह यूज किया जाता है लूपिंग के लिए, तो उसकी कुछ मात्रा इसमें आ जाती है।
ठीक है। तो इसको यहाँ पे लगा है ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर के द्वारा यहाँ से हम क्या करते हैं, ऑयल को सेपरेट कर लेते हैं और फिर आगे हम बढ़ते हैं। ये है फीड गार्ड कन्वर्टर, ये ऑप्शनल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये फीड गार्ड कन्वर्टर से क्या होता है, ये एयर में क्या होता है, जो एयर है इसमें मेनली नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, CO2 होता है और क्या होता है, आर्गन भी होता है, ठीक है। तो हमें नाइट्रोजन की तो आवश्यकता है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे हमें चाहिए और हाइड्रोजन तो हमें यहाँ से मिल गए। कि बाकी जो है ये CO2, ये आर्गन, ये सारे चीज़ें हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसेस, CO2, ये आर्गन, ये सारी गैसें क्या है, यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाती है। कुछ मात्रा में यहाँ से मीथेन वगैरह, मीथेन गैस रहता है, ठीक है। यहाँ पे अगर नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं तो ये सब, ये क्या है, यूज जो हमें यूज नहीं है, हमें एयरटेल में हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से फीड गार्ड कन्वर्टर से ये सारे गैसेस को रिमूव कर देते हैं, यानी कि निकाल देते हैं। अब देखते हैं, अब यहाँ से जो है, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों गैसें आगे आई, यहाँ पे रिएक्टर में आई, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फेरस कैटेलिस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे इस रिएक्टर में कैटेलिस्ट का यूज किया जाता है, फेरस कैटेलिस्ट का, ठीक है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है इस रिएक्शन का 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और जो प्रेशर रहता है 100 से लेकर 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। तो हमें ये देखना है कि जो अमोनिया का कन्वर्जन कितना चाहिए, मतलब हमें किस प्रॉपर्टी की चाहिए, उसके हिसाब से हम यहाँ पे प्रेशर को मेंटेन करते हैं 100 से लेके 1000 तक, ठीक है। अगर हमें ज़्यादा कन्वर्जन चाहिए, मतलब ज़्यादा यील्ड, तो हम यहाँ पे प्रेशर को धीरे धीरे राइज करेंगे, बढ़ाएंगे। तो ये हमारी प्रेशर की रेंज हो गई और ये हमारी टेम्परेचर की रेंज हो गई। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो कैसे होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन होती है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, ये फेरस कैटेलिस्ट के रिप्रेजेंट में, ठीक है ना। यहाँ पे फेरस कैटेलिस्ट का यूज किया जाता है, यानी कि आयरन का यूज किया जाता है कैटेलिस्ट के रूप में। और इसमें मोलोब्डिनम, ठीक है, ये मोलोब्डिनम एक वर्धक के रूप में कार्य करता है यहाँ पे। और यहाँ पे ये क्या बनाता है, NH3, ठीक है, ये NH3 बनाता है, ठीक है। ये है इस रिएक्टर में, इस अमोनिया बनाने के लिए जो रिएक्शन हो रही है वो ये रिएक्शन होती है। और ये क्या है, एक्सोथर्मिक है, ये जो रिएक्शन है ना एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, यानी कि हीट का प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा होता है। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हम कोल्ड गैस का यूज़ करते हैं इसके चारों तरफ, ताकि जो हमारा टेम्परेचर है रिएक्टर का वो मेंटेन रहे और ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारी एमोनिया बन गई, ठीक है, NH3 यहाँ पे रिएक्टर में अमोनिया बन गई। अभी अमोनिया को क्या करेंगे, हम चीलर में लेके जाएंगे यहाँ पे। इसमें क्या है, कूलिंग वाटर का यूज होता है इसको ठंडा करने के लिए, ठीक है। यहाँ से अमोनिया आएगा और ये कूलिंग वाटर से क्या है, ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होकर फिर यहाँ इधर नीचे आ जाएगा सेपरेटर में, ठीक है। और जो पानी इसमें है यूज कर रहे हैं, एक इनलेट है एक आउटलेट है, यानी कि जो पानी हीट का ट्रांसफ़र हो गया जिस पानी में, वो पानी फिर ये रिसाइकल हो जाएगा कूलिंग टावर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेटर में हमें अमोनिया आया, तो अमोनिया क्या है, अमोनिया की कुछ मात्रा गैस में होगी और कुछ मात्रा लिक्विड में होगी। तो ये सेपरेटर का काम क्या है कि लिक्विड को नीचे से पास कराना, और गैस है ऊपर से यहाँ से निकल जाता है। तो जो लिक्विड है ना, यहाँ से नीचे से होते हुए अमोनिया स्टोरेज टैंक में चला जाता है। जो ये स्टोरेज टैंक है ये स्फेरिकल टैंक है, यानी कि स्फेयर टाइप, गोलाकार टाइप का होता है, ठीक है। अभी देखिए इसको स्फेरिकल टैंक स्टोरेज में क्यों स्टोर किया जाता है, क्योंकि जो स्फेरिकल है ना, ये मान के चलिए एक स्फेरिकल कंटेनर है, एक ऐसा कंटेनर ले लिए। तो इस कंटेनर में चूँकि इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो -33 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। जो अमोनिया का है बॉइलिंग पॉइंट -33 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसको हम स्टोर करते हैं तो ये नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, तो ये गैसियस स्टेज में रहता है, इसलिए हम
इसे प्रेशराइज स्टोर करते हैं। और इसमें अगर प्रेशर, ये दो है कंटेनर, एक स्फेरिकल है और एक ऐसा है रेक्टेंगुलर टाइप का। तो इसमें क्या है, यहाँ तो प्रेशर झेल लेगा, लेकिन इस यहाँ पे जो प्रेशर है ना, यहाँ पे जो बेल्डेड होगा ना, तो यहाँ पे प्रेशर जो लगेगा यहाँ पे इस कंटेनर में, तो इसको डैमेज होने की संभावना रहती है। क्योंकि अगर इस कंटेनर में हम रखें गैस को, तो ऐसे अगर यहाँ पे प्रेशर लग रहा है यहाँ पे, तो ये चूँकि ये कर्व है, तो इसका जो प्रेशर है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ये दोनों डायरेक्शन में चला जाता है, तो इसलिए इसका जो प्रेशर है यहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं करता है, ज़्यादा अप्लाई नहीं करता है यहाँ पे इस सरफेस पे, वाल पे। तो इस प्रकार के जो स्फेरिकल जो टैंक होता है, तो उसको स्टोर करने, मतलब प्रेशराइज जो गैसेस रहती है उसको स्टोर करने के लिए उत्तम रहता है, क्योंकि ये जो है डैमेज होने की इसकी संभावना बहुत कम होती है। आइए अब देखते हैं ये सेपरेटर में क्या होता है। सेपरेटर से जो अमोनिया गैस होती है, जो गैसियस स्टेज में है, ठीक है ना, जो कि कंडेंस नहीं हुआ है, वो ऊपर से निकल जाता है, और जो कंडेंस हो गया वो तो इधर से निकल गया। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या करता है, अमोनिया रेफ्रिजरेंट है। अमोनिया रेफ्रिजरेंट में क्या होता है, यहाँ पे जो अमोनिया गैसियस स्टेज में आती है, इसको हम ठंडा करते हैं -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक। -15 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करते हैं, और ये फिर लिक्विड में आ जाता है, और फिर इसको हम स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लेते हैं। और बाकी जो यहाँ पे जो बचा, जो थोड़ी अमाउंट में अमोनिया गैस है या फिर नॉन कंडेंसेबल गैस है, उसको हम कंप्रेसर के द्वारा कंप्रेस करके इधर रिसाइकल कर देते हैं। यहाँ पे रिएक्टर से जो पहले फीड लाइन, उसमें हम रिसाइकल कर देते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल रिसर्कुलेटर है, यानी कि एक प्रकार का कंप्रेसर है। यहाँ पे कंप्रेसर इसलिए है, इसको पंप मत समझिएगा, क्योंकि जो पंप है ना वो लिक्विड के लिए यूज़ किया जाता है, जो और कंप्रेसर है वो गैस के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ये कंप्रेसर है। और इसकी जो थोड़ी सी अमाउंट जो थोड़ी सी मात्रा में आर्गन इसमें है या फिर नॉन कंडेंसेबल गैस है, उसको यहाँ से हम पर्ज कर देते हैं। यहाँ पे एक पर्ज यूनिट रहता है, इसका हम सेट पॉइंट दे देते हैं, उतना प्रेशर आता है। तो ये से जो पर्ज यूनिट है, यहाँ पे मान लीजिए पर्ज यूनिट के ऊपर एक चेक वाल्व रहता है, जो कि यूनिडायरेक्शनल में फ्लो करता है। तो यहाँ पे जो सेट पॉइंट जितना आएगा उतना उस प्रेशर पे क्या है, रिलीज हो जाता है यहाँ पे जो नॉन कंडेंसेबल गैस है। इसलिए यहाँ से क्या है, हमारी जो गैसेस है नॉन कंडेंसेबल, वो यहाँ से रिमूव हो जाती है, और बाकी का जो अगर अमोनिया है उसको फिर यहाँ से हम रिसाइकल कर देते हैं। तो ये रहा अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का हैबर प्रोसेस। इंडस्ट्री में कैसे बनाया जाता है, हैबर प्रोसेस से के द्वारा, ये उसका फ्लो शीट है। आगे भी केमिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसका फ्लो शीट समझने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।